मेरी मालकिन की छोटी बेटी हर रात कमरे में तेल और खीरा लेकर जाती थी और कुछ घंटे बाद जब बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ होती थी। वो ये काम सब लोगों से छुपकर करती थी, लेकिन मेरी नजर तो उन पर पड़ ही जाती थी, क्योंकि उस वक्त मैं रसोई में घर का काम कर रही होती थी। ये काम उनका हर रोज का होता था। मैं उनका ये राज जानने के लिए एक दिन उनके कमरे में छुप गई कि आखिर वे खीरा और तेल करती क्या हैं। अभी उनके कमरे में आ चुकी थी। कुछ ही समय हुआ था, फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम रानी है। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई थी। मेरे माता पिता लोग खेतों में काम करके 2 वक्त का खाना जुटाते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर के हालात ठीक न होने की वजह से मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई लिखाई न करवा सके। जैसे तैसे हमारे दिन निकल रहे थे। मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं अपने माता पिता को ऐसे खेतों में दिन रात मेहनत करते देखती तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इसी वजह से मैं उनके साथ काम करने चली जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने हजारों का खर्च बताया। अब हम लोगों के पास इतने रुपए नहीं थे, इसीलिए मेरी माँ जमींदार जी के पास गई, जिनके खेत में हम लोग काम करते थे। उनके सामने अपनी झोली फैलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन जमींदार ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि उनके लिए इतने पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसी वजह से मेरे पिताजी का इलाज न हो पाया। वे हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हम लोगों का सहारा छिन चुका था, लेकिन जैसे तैसे मैंने और मेरी माँ ने खुद को संभाला और फिर से अपना जीवन यापन करने लगे। मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके अपना पेट भरने लगे। मेरे मन में जमींदार जी के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग आए, जिनका जन्मदिन था। उन लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान हम गरीबों में बांटा। हम लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि आखिर हमारा जन्मदिन आता कब है, लेकिन उन बड़े लोगों के दिए गए पकवान खाकर हम लोग उन्हें दुआएं देने लगे। कुछ दिन यूं ही निकल गए। फिर एक दिन मेरी माँ अचानक से दिल का दौरा पड़ा, जिससे इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ मेरी एकमात्र सहारा थी। अब वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे में मुझे मेरे मामा मामी अपने पास ले गए। आखिर अपने तो अपने होते हैं और पराये तो पराये होते हैं। इस चीज का फर्क मुझे अब समझ में आ रहा। मेरे मामा मामी अपने बेटे को अच्छा खाना अच्छे कपड़े देते थे, लेकिन मुझे अपने सारे घर का काम करवाते थे। अच्छे से बोलने तो दूर मेरी तरफ देखते भी न थे कि मेरी हालात कैसी है। खैर, मैंने इस अपनी किस्मत को समझकर स्वीकार कर लिया। एक दिन मैं घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी मेरे मामा जी शहर से आए और मेरी मामी से कहा कि शहर के एक घर में काम वाले की जरूरत है, क्यों ना हम रानी को वहां लगा दें। हमारे पास पैसे आते रहेंगे और रानी वहां काम करती रहेगी। मेरी मामी भी इस बात से खुश हो गई।
खुश भी क्यों ना हो, आखिर बिना मेहनत पैसे जो आ रहे थे। दूसरे दिन मेरे मामा ने अपने साथ मुझे शहर ले गए। वहां हम लोग एक बड़े से घर में गए जहां पर एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ बैठी थी। मामा ने उनसे नमस्ते किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज से ये यहीं आपके यहाँ सारा काम करेगी। मैं इसे सुबह छोड़ जाया करूंगा और शाम को ले जाया करूंगा। उस मेम साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि मैं उनके घर का सारा काम कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने बिना कुछ बोले हाँ में इशारा कर दिया। इतने बड़े घर का इतना सारा काम मुझ जैसी अकेले क्यों करने में बहुत कठिनाइयां होने वाला था, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे मन में मामा मामी का इतना खौफ जो था। अब उस मालकिन ने मुझे अपना सारा काम समझा दिया और मैं रसोई घर में काम करने लगी। पूरा दिन काम करती और शाम को मामा मुझे घर ले जाते। घर जाकर वही रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती और गर्मी में सो जाती। दूसरे दिन फिर मामा मुझे मालकिन के घर छोड़ जाते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर पर बहुत सारे मेहमान आए तो काम बहुत हो गया था। इसी वजह से मालकिन ने मुझे शाम को घर नहीं भेजा। उन्होंने मेरे मामा से कहा कि जब तक हमारे मेहमान यहाँ पर है आप रानी को यही रहने दो, क्योंकि देर रात सब लोग खाना खाते हैं जिसकी वजह से काम भी बढ़ जाता है। मेरे मामा ने मुझे वहाँ छोड़ दिया और खुद घर आ गए। मैं वहाँ पर देर रात तक काम करती रही और वहीं पर मालकिन ने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मुझे मामा मामी के घर से ज्यादा अच्छा यहाँ लगता था क्योंकि मुझे अच्छा खाना और पंखे वाले कमरे में रहने दिया जाता था। लेकिन जब भी मैं मालकिन को उनकी बेटियों के साथ देखती तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेहमान तो चले गए लेकिन मालकिन मुझे अपने घर नहीं भेजा। उन्होंने मामा को साफ बोल दिया कि रानी यहाँ पर ही रहेगी। अब मालकिन और उनकी छोटी बेटी के साथ मेरी अच्छी बनने लगी थी। त्योहार पर मालकिन मुझे नए कपड़े भी दिलाती थी। मालकिन की छोटी बेटी बहुत अच्छी थी। वे मुझसे घुल मिल गई, लेकिन उनकी बड़ी बहन बहुत गुस्से वाली थी। वे मुझे एक नौकरानी की तरह बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक दिन मालकिन और उनकी बेटियों को 2 दिन के लिए कोई शादी फंक्शन में कहीं बाहर जाना था, तो मालकिन ने मुझे अपना घर संभालने को बोला और कहा कि तुम यहाँ रहना और घर की अच्छे तरीके से देखभाल करना। अब इतने दिनों में मैं उनकी देखभाल कर रही थी तो उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे अकेले में रहना डर लगता था। फिर मालकिन ने मामा को वहां बुला लिया और मेरे पास रहने के लिए बोला। मामा ने तुरंत हाँ बोल दिया और मालकिन चली गई। अब मैंने अपना और मामा जी का खाना बनाया और खाकर सोने चले गए। रात को करीब 12 बजे मेरे मामा जी ने उठकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चले आए। दरवाजे की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी। पहले मैंने सोचा कि शायद वो पानी पीने रसोई घर में गए होंगे, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वापस नहीं आए, तो वो भी बाहर देखने के लिए चली गई। आखिर वो कहाँ रह गए? मेरे इधर उधर देखने के बाद मुझे मालकिन के कमरे से आवाज सुनाई दी। मैंने जैसे ही उनके कमरे में झांक कर देखा तो वहां पर मेरे मामा जी मालकिन की अलमारी से कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मामा जी? तो एकदम घबरा गए
उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था, अलमारी कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गया था कि मामा जी यहाँ चोरी की फिराक में हैं। इतना बड़ा घर है और इतने अमीर लोग के घर में खुद अकेला पाकर कुछ आदमियों के मन में पाप जाग ही जाता है। तो फिर मेरे मामा जी तो ऐसे ही छोटी मोटी चोरियां गांव में करते ही रहते थे, लेकिन मुझे डर था कि मामा यहाँ पर कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मालकिन का विश्वास टूटे। खैर, मैंने मामा पर हर समय नजर रखनी शुरू कर दी। एक पल के लिए मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। रात को भी गहरी नींद में ना सोती। ऐसे 2 दिन निकल गए और मालकिन और उनकी बेटियां वापस आ गए। उनके आने के बाद मामा जी वापस चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, जिनको पाकर मैं बहुत खुश थी। एक रात मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मैंने मालकिन की छोटी बेटी अंजू को अपने कमरे में खीरा और तेल ले जाते हुए देखा। वे ऐसे चोरों की तरह नजर चुराकर कमरे में जा रही थी, मानो उन्हें कोई देख ना ले। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि आखिर अंजू दीदी खीरे और तेल का क्या करेंगी। दरअसल मालकिन की पति कुछ समय पहले गुजर गए थे। तब से वो अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली रहती थी। जमीन जायदाद होने की वजह से उनके अच्छे दिन थे। मैंने अंजू दीदी की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा पढ़ाई करने वाली लड़की है, कुछ करती होगी। आए दिन अंजू दीदी की सहेलियां घर पर आती थी और ये सब मिलकर कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करती थी। एक दिन मैंने अंजू दीदी से पूछ लिया कि दीदी, आप सब लड़कियां मिलकर ये क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया था कि हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करती हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल करती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई थी, तो मुझे कैसे पता होगा पढ़ाई के बारे में। बस यही वजह से मैं अंजू दीदी के उस खीरे और तेल वाली की बात को नजरअंदाज कर गई। मैं सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ कर रही थी और रसोई घर को साफ करती थी। इसी बीच दीदी रोजाना फ्रिज से खीरा निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और अपने कमरे में लेकर चली जाती। अब तो ये रोज का काम हो गया था। मेरा कमरा दीदी के सामने ही था। देर रात को दीदी कमरे से बाहर आती और अपने हाथ धोती। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। कभी कभी मैं जाग रही होती थी तो ये सब दिख जाता, वरना रोजाना दीदी को बाहर आते नहीं देखती थी, क्योंकि जब तक वे आती मेरी आंख लग जाती थी। अब तो मुझे ये सब पढ़ाई का मामला नहीं बल्कि कुछ और लगने लगा था, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए दीदी खीरा और तेल लेकर जाती तो ऐसे छुपकर क्यों जाती और रोज ये सब क्यों करती। मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात दौड़ती थी कि आखिर दीदी अपने कमरे में करती क्या है। मैंने इस बार मालकिन से बात करने की सोची। एक दिन मैं मालकिन के कमरे में गई तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। फिर मैं बिना कुछ बोले वहां से आ गई। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं दीदी कुछ और कर रही हो और बिना वजह मालकिन को बताकर घर में तमाशा खड़ा कर दूं तो अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से मैंने इस बात को छोड़ दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे एक दिन मुझे नींद आ रही थी। मैं अपनी माँ की यादों में खोई थी। तभी अंजू दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कमरे से बाहर निकलकर दीदी के पास जाकर पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। तभी दीदी ने बात बदलते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वे अपने कमरे में चली गईं। मुझे इस फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई। आखिर क्या बात होगी कि हमेशा हंसने वाली अंजू इतनी रात को अपने कमरे से रोते हुए निकली। बस अब पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात रहती
कि वो खीरा और तेल कमरे में लेकर जाना, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथों को धोना और पूरे शरीर से पसीने से भरा होना और पूरी एक रात ऐसे ही रोती हुई बाहर निकलना। और सबसे बड़ी बात कि उनकी ये सब काम ऐसे छुपकर करना। अब तो मुझे दीदी पर शक होने लगा कि वे कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं। अगले दिन दीदी अपने कॉलेज चली गई और बड़ी दीदी अपनी कोचिंग। तभी मैंने मालकिन को चाय देने के लिए तभी मौका पाकर अंजू दीदी के कमरे में जाकर देखने की सोचा। जब दोपहर में मालकिन सो गई तो मैं अंजू दीदी के कमरे में गई, लेकिन कमरे में तो कुछ भी ऐसा नहीं था। सब सामान अच्छे से पड़ा था। मैं बाहर आ गई और सोचने लगी आखिर माजरा क्या है। तभी अंजू दीदी और उनकी बड़ी बहन आ गए। मैं उन दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन अंजू दीदी ने खाना खाने से मना कर दिया। वो सुबह भी नाश्ता नहीं करके गई थी। मैंने काफी बार बोला प्लीज आप खाना खा लीजिए, लेकिन वो एकदम से मुझ पर चिढ़ गई। फिर मैंने कुछ न बोला। थोड़ी देर बाद मैंने दीदी से सब कुछ पूछने का सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया कि अगर मैंने पूछा वो गुस्सा हो गई तो मुझे अंजू दीदी की फिक्र थी, क्योंकि जब मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी वे मुझे कभी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं एक नौकरानी हूँ और मेरे लिए उन्होंने कुछ भी चीज मेरे मामा मामी से बढ़कर किया था। कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात उनके कमरे में छुपकर बैठ जाऊं और देखूं आखिर होता क्या है। फिर मैंने रात को सब लोगों को खाना खिलाया और खुद बिना खाए ही दीदी के कमरे के एक कोने में छिप गई। मैं उस समय छिपी थी जिस टाइम के दीदी रसोई घर से खीरा और तेल लेने आती थी। फिर मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे में आती हैं और कमरे के पीछे का दरवाजा खोलती हैं। मैं सोचने लगी कि उस दिन जब मैंने दीदी का कमरा देखा था तो मुझे दरवाजा नहीं दिखाई दिया। शायद दिखाई न देने की वजह यह थी कि उस दरवाजे के आगे पर्दा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि दीदी उस दरवाजे से एक नौजवान लड़के को अंदर ले आती हैं और उसके बाद जो हुआ देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक से मेरे हाथ की चैन जो मेरी माँ ने एक बार मेले से लेकर मुझे लाकर दी थी वे निकलकर नीचे गिर गई। उसकी आवाज से दीदी को वहम हुआ कि कोई और भी उनके कमरे में है। उन्होंने उठकर सब जगह देखा तो एक कोने में मुझे खड़ा पाया। दीदी मुझे देखकर घबरा गई और गुस्से से मेरी तरफ देखा। बोली तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो भी ऐसे छुपी हुई हो? क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? मैं भी उनके इस गुस्से के आगे डर से गई। फिर मैंने कहा कि मुझे माफ करना दीदी, मैं यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं छिपी थी। वो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी क्योंकि आज आपने कुछ खाना भी नहीं खाया। मैं आपसे वादा करती हूँ जो मैं यहाँ पर देखा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यह कहकर मैं बाहर चली आई।